चलिए, इकोनॉमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज भी हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे वॉल्यूम 1 चैप्टर 10th। इसके बाद फिर एक ही चैप्टर रह जाएगा फर्स्ट वॉल्यूम का। हमने बहुत डिटेल में इसे कवर किया हर चैप्टर के साथ। चैप्टर 10 क्या बताता है? चैप्टर 10 कहता है कि इज़ इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ ओवर स्टेटेड? नो, ऐसा नहीं है। ये इस समय के मौजूदा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कहना है। अब देखिए, जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो आपको बार बार एक सुब्रमण्यन की रिपोर्ट मिलेगी जिसका इकोनॉमिक सर्वे खंडन करता पाया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, रघुराम राजन के बाद, रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर भी रहे, रघुराम राजन के बाद फिर अरविंद सुब्रमण्यन देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने, CEA। 2018 में उनका 4 साल का कार्यकाल ख़त्म हो गया था। 4 ईयर तक उन्होंने सर्व किया इस कंट्री में। अरविंद सुब्रमण्यन को ही अरुण जेटली ये मानते थे कि ये अरविंद सुब्रमण्यन का ही दिमाग था कि ये ट्रिनिटी आई। ट्रिनिटी क्या है? ट्रिनिटी है जैम योजना, जनधन, आधार और मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, आधार और प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये जैम, इसके लिए अरविंद सुब्रमण्यन जिम्मेदार माने जाते हैं। अब अरविंद सुब्रमण्यन को भी बार बार रिपोर्ट्स में सुब्रमण्यन ही लिखा है, और इसके बाद फिर आज के मौजूदा इस समय भारत के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, तो उन्हें भी सुब्रमण्यन कहा जाता है। तो सुब्रमण्यन वर्सेस सुब्रमण्यन के नाम से आपको रिपोर्ट्स भी देखने को मिलती होंगी। अब मुद्दा ये आ जाता है कि अरविंद सुब्रमण्यन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक पेपर पब्लिश हुआ, उसमें 2019 जून में इंडिया की जीडीपी पर क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने ये कहा कि 2011-12 से लेकर के 2016-17 के बीच में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 7% दिखाई गई, ये सही मायने में 2.5% ज़्यादा बताई गई, जबकि इस दौर में जो जीडीपी सही मायने में रही है वो 5% के अराउंड रही है। तो उनका कहना ये था कि भारत ने अपनी जीडीपी ओवर एस्टिमेट की, लगभग 2.5% ज़्यादा दिखाई। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जीडीपी पर निर्भर करती है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट पर आगे बहुत कुछ निर्भर करता है। अरविंद सुब्रमण्यम ने ऐसा क्यों कहा, और इकोनॉमिक सर्वे ने फिर स्पेसिफिकली इस पर एक पूरा का पूरा चैप्टर ही बना दिया, चैप्टर 10, कि नहीं, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेशन था वो ओवर एस्टिमेटेड नहीं था, ओवर स्टेटेड नहीं था, वो लॉजिकली करेक्ट था अगर हर एस्पेक्ट को आप अच्छे से देखेंगे। तो ऐसे में इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर क्या कहता है और अरविंद सुब्रमण्यन के आरोप क्या थे, ये हम समझेंगे। पहले हम थोड़ा जीडीपी के एस्पेक्ट में बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। हालांकि यदि आपको जीडीपी डिटेल में डेप्थ में समझनी है तो हमारे इकोनॉमी का शुरुआती लेक्चर देखें, उसमें नेशनल इनकम का जिक्र आता है। अरविंद सुब्रमण्यन का ये कहना था कि इंडिया को अपने नेशनल इनकम अकाउंट्स के एस्टिमेशन को सुधारना चाहिए। तो फिर यहाँ से आपको ये एक वर्ड मिल गया, नेशनल इनकम अकाउंट्स। हर एनआईए का मतलब वो एनआईए नहीं होता जो आजकल खबरों में चलती है। इसका एक मतलब नेशनल इनकम अकाउंट्स भी होता है। ये नेशनल इनकम अकाउंट्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर आने वाले हज़ारों कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर आने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत हज़ारों कंपनीज़ का जो डाटा पड़ा रहता है, जो वो कलेक्ट करके रखते हैं, उन डाटाज के सोर्स के तौर पर एनआईए यानी कि नेशनल इनकम अकाउंट्स में एंट्रीज डलती रहती हैं, और एक जीडीपी का एस्टिमेशन बनता है कि जीडीपी कितनी रही देश की। हमारे देश में एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, NSC, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी जिम्मेदारी के तहत ये सारे काम होते हैं। अरविंद सुब्रमण्यन का ये मानना था कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को भी, NSC को भी एग्जीक्यूटिव प्रेशर से बाहर करना चाहिए, सरकारी दखल से बाहर करना चाहिए, उसे एक ऑटोनोमस बॉडी बनाना चाहिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा देना चाहिए, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आकर के बैठें और ये एस्टिमेशंस करेक्ट हों। ये उनका मानना था कि इसे स्वायत्तता देनी चाहिए, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट आंकड़े जो हैं उनके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ ना कर पाए अपनी कमियों को छुपाने के लिए। आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, स्टैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जब बात इकोनॉमी की होती है। तो अब मुद्दा ये आ जाता है कि भारत ने जब अरविंद सुब्रमण्यन के इन एलिगेशंस को काउंटर किया, इमीडिएटली किया,
करना पड़ना था, क्योंकि भारत में खबरें बन चुकी थी ये, और मेरा एक लेक्चर भी है पीछे इसके ऊपर कि जीडीपी की ग्रोथ में जो फिगर बताई गई हैं उस पर क्रिटिक्स का क्या कहना है, तो इस पर एक लेक्चर भी है। तो अब बहुत सी खबरें बनने लगी आम जनता में, एक्सपर्ट्स में, स्टैटिस्टिशियंस में, इन चीज़ों को लेकर के चर्चा होने लगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे मूडीज़, आपने बहुत फेमस इसका नाम सुना होगा। ये आपकी कंट्री को रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं, इन्वेस्टमेंट फिर उन्हीं रेटिंग्स को देख करके होती हैं। इन सभी में एकदम से चर्चा होने लगी। तो ऐसे में भारत ने भी उसको रिवर्ट किया। भारत ने कहा कि भाई हम जो स्टैंडर्ड फॉर नेशनल अकाउंट्स हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा गिवन जो मेथडोलॉजी है 2008 की जो लेटेस्ट वर्जन है स्टैंडर्ड्स, जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स है नेशनल अकाउंट्स के, SNA इसका फुल फॉर्म है, स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल अकाउंट। भारत ने कहा यूनाइटेड नेशन के द्वारा गिवन जो मेथडोलॉजी है, जो फॉर्मेट है स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इंडिया अपनी नेशनल इनकम अकाउंट्स के लिए उसी चीज़ को यूज़ करता है। लेकिन क्योंकि जीडीपी एस्टिमेशन एक बहुत ही कम्प्लेक्स फिनोमेना है, बहुत ही मल्टीपल और बहुत ही डाइवर्स सोर्सेज हैं जहाँ से डाटा कलेक्शन होता है, तो डाटा कलेक्शन प्रोसेस इवॉल्व होने में समय लगता है। इसके लिए फिर हमें कई तरह के अल्टरनेट प्रॉक्सी मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। जब हमें डायरेक्ट डाटा नहीं मिल रहा है सोर्स से, फिर हम कई तरह के एस्टिमेशंस लगाते हैं, कई तरह के को रिलेशंस बैठाने की कोशिश करते हैं, कई तरह के कॉजल इफ़ेक्ट देखते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट पर्पसेस से जाते हैं और फिर डाटा एस्टिमेशन में आता है। बट इट इज़ अ वेरी वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम। इससे समय लगेगा कि ये फुली इवॉल्व हों हमारे सारे डाटा सोर्सेज और हम फुल्ली कंप्लाई कर पाएँ स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स के मेथडोलॉजी के साथ। लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए ये 2008 का वर्जन ही मेन है, हम इसी के बेसिस पे काम करते हैं, ऐसा सरकार ने जवाब दिया अरविंद सुब्रमण्यन ने जब उस समय में आरोप लगाए थे। आरोप प्रत्यारोप पर आएंगे और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं उस पर आएंगे, उसे समझ सकें कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप अपने एक दोस्त के घर गए, मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर गए 2010 में, और उसके बाद आप कहीं विदेश चले गए। 2020 में जब आप उसी कॉलोनी में वापस आए अपने उस दोस्त के घर उसे मिलने के लिए, तो आपने उस कॉलोनी में बहुत से परिवर्तन देखे और आपने कहा वाओ, ये तो बड़े स्तर पर चेंज हो गया। तो आपने वो परिवर्तन कैसे देखे होंगे? सड़कें वहाँ पर बहुत अच्छी पक्की बन गई होंगी, फुटपाथ बहुत अच्छे बन गए होंगे साइड पे वॉक करने के लिए, बीच में डिवाइडर बन गए होंगे, अच्छी स्ट्रीट लाइट्स लग गई होंगी, दोस्त का घर पहले कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हो गया होगा, डबल स्टोरी हो गया होगा, अच्छा मार्बल लगा लिया होगा, बढ़िया पेंट हो गया होगा, ये सारी चीज़ें। फिर उस कॉलोनी में भी और नए घर बन गए होंगे। जहाँ सड़कों पर पहले मुश्किल से स्कूटर मोटरसाइकिल दिखते थे, अब आपको खचाखच गाड़ियाँ भरी मिली होंगी, तो गाड़ियाँ होंगी लोगों के पास। ये सब देख करके आपने एक अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ भाई, तेरी आर्थिक परिस्थिति तो बहुत बदल गई। आपने अपने दोस्त को कहा कि यार तुम काफ़ी बदल गए, काफ़ी ग्रो कर गए, तो आपके मुंह में यकायक ये शब्द आता है, यार काफ़ी तरक्की कर ली तुमने, काफ़ी ग्रोथ कर ली तुमने। तो क्योंकि आप उसका गाड़ी घोड़ा घर बार उसका पहनावा ये सब चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है ग्रोथ हो गई। आपको ये बेवजह ही नहीं लगता है, ये बिल्कुल सही है जब ऐसा लगता है। ये ऐसा इसलिए लगता है कि वो जो चीज़ें आज आप वहाँ खड़ी देख पा रहे हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे 2 माला घर है, चाहे उस पर हुआ बेहतर रंग है, चाहे वो मार्बल है, ये सब इसलिए वो फैच कर पाया, वो ख़रीद पाया क्योंकि उसके पास वह पैसे थे। और पैसे उसके पास इसलिए आ पाए होंगे क्योंकि या तो यदि वो कारोबारी था तो उसका काम धंधा चलने लगा, उसका सामान बिकने लगा, और वो बिक तभी रहा होगा क्योंकि लोग मांगते होंगे, तो देश में एक मांग होगी, एक डिमांड होगी। या दूसरी तरफ अगर वो नौकरी पेशे वाला इंसान था तो फिर उसे नौकरी के अवसर मिले, तो उसे नौकरी मिली और नौकरी में उसे तनख्वाह भी निरंतर मिली, अच्छी मिली, उसने विकास किया। कुल मिलाकर के उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी, इसकी वजह से उसका एक लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, ऐसा आप मान करके चलते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत अगर हम जाएँ तो हमने देखा अंतर आ गया। तो जब उसकी इनकम बढ़ रही थी तो साथ के साथ उसका एक लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा था, लेकिन आपने इन चीज़ों को पता यहाँ से लगाया कि वो कितनी चीज़ों का कंजम्पशन कर रहा है, वो कितना बदल गया है पहले से, पहले किस माहौल में जीता था, आज किस माहौल में जीता था, वो क्या कंज्यूम कर रहा है। अब नेचुरली जो वो कंज्यूम कर रहा है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कोई प्रोड्यूस भी कर रहा होगा। यदि वो कंज्यूम ना कर रहा होता तो वो चीज़ें कोई प्रोड्यूस भी ना कर रहा होता। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट ये आ जाता है कि जब वो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और ये जब इसे कंज्यूम कर रहा है तो इसने उन चीज़ों को परचेज़ करने के लिए उसकी एक कीमत अदा की होगी, उसकी कोई वैल्यू होगी, वो पैसे दिए गए होंगे। तो यदि हम उन चीज़ों के
वो जो चीज़ें बनी हैं, प्रोड्यूस हुई हैं, उनका पता लगा लें यदि हम, तो फिर हम उनकी एक जो फाइनल वैल्यू है उसका पता लगा लेंगे और उसके आधार पर हम ये एस्टीमेट कर लेंगे कि कुल मिलाकर के देश में कितनी चीज़ें कंज्यूम हुई हैं। और वो कंज्यूम इसलिए हुई हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा था। तो अगर हमें देश की इनकम का पता लगाना हो तो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो पता लग सकता है कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए इनकम भी वर्ड यहाँ पर आ रहा है, प्रोडक्शन भी आ रहा है। तो कई तरह के मेथड हैं जीडीपी को पता लगाने के। इनकम मेथड होता है, प्रोडक्शन मेथड होता है, इसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। बहुत से एस्पेक्ट और बहुत तरह की जीडीपी, नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस पे, वो सब हमारे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में अच्छे से मेंशन, थर्ड फोर्थ लेक्चर में अच्छे से मेंशन किया होगा इकोनॉमी की प्लेलिस्ट के अंदर। अब मुद्दा ये आ जाता है कि हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। देखिए जब वो दोस्त आपका आपके घर आया 2010 के बाद, 2020 में 10 साल के बाद, उसने आपका ये जो घर देखा था, जो पहले, देखिए मेरी ड्राइंग तो आपको पता ही है, अब मैं कैसी बनाता हूँ। ये सेकंड स्टोरी बना दी है, ठीक है, ऊपर हट भी बना लिया, गोल घर है। जो भी है, घर तो इंसानों से बनता है, जज्बातों से बनता है, ये तो इमारत है। तो ये जो दूसरा माला है, ये उसने नया देखा कि यार ये तुमने बहुत ज़बरदस्त बना लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये जो सेकंड स्टोरी इसने बनाई है, इसके लिए नेचुरली इसने मटेरियल परचेज़ किया होगा, तो इसे अपन कह देते हैं गुड्स। तो इसने गुड्स परचेज़ किए, वो तो ये गुड्स कहीं प्रोड्यूस भी हुई, लेकिन वो ब्रिक्स, वो सीमेंट, इन ब्रिक्स को, इस सीमेंट को, उस कंक्रीट को, इन सब को, इस सारे गुड्स को, इन सारे मटेरियल्स को किसी न किसी ने वहाँ पर अप्लाई किया होगा, तभी एक इमारत उमर करके आई। तो वो जो मैसनरी वर्कर था, वो जो राजमिस्त्री, जिसे हम सिविल वर्कर भी कह देते हैं, उसने काम किया, तो किसी पर्सन ने अपनी सर्विसेज भी दी हैं, तो ये इमारत बनी है। और जब उसने ये अपनी सर्विसेज आपको दी हैं, वो इसलिए दी हैं क्योंकि आपने कंज्यूम की हैं। तो आपने जब कंज्यूम किया है तो इसकी सर्विसेज के लिए इसे पैसा भी दिया होगा। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप एक मार्बल की शॉप पर गए, आपने वहाँ से मार्बल तो परचेज़ कर लिया, तो ये तो हो गई गुड, ये आप घर ले आए, लेकिन इसे लगाने के लिए आपको एक स्टोन कॉन्ट्रैक्टर की भी ज़रूरत है, और आपने उस स्टोन कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर दिया, उसके पास भी पैसे आए, तो उसने बदले में प्रोड्यूस की अपनी सर्विसेज, आपको अपनी सेवाएं दी, तो गुड्स सर्विसेज। तो एक देश में, एक साल के अंदर, एक देश में मतलब एक देश की सीमा के भीतर एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उनकी फाइनल वैल्यू को यदि हम ऐड कर दें तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक, सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं इसे। ग्रॉस मने सकल, सकल जगत, सगली जगत, सुना होगा आपने वर्ड, द होल वर्ल्ड। डोमेस्टिक मने घरेलू, प्रोडक्ट मने उत्पाद। एक वर्ष के भीतर एक देश की हदों के अंदर कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उनकी जो फाइनल वैल्यू है उसे ऐड कर दीजिए, ये आपको जीडीपी फिगर मिल जाएगा। अब ये जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ गुड्स, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, या जितनी हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उतनी ज़्यादा ही आपके पास फिगर आएगी। मतलब उतने ही ज़्यादा लोग इस मार्बल की और इन सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, मतलब उतने ही ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, इनकम है, परचेजिंग पावर है, तो वो ये कर पा रहे हैं। और बदले में जिससे मार्बल ख़रीदा, इस मार्बल सेलर के पास इनकम आई, और फिर स्टोन कॉन्ट्रैक्टर को इसकी सर्विसेज के बदले में भी इनकम मिली, तो इनको भी पैसा मिला। ये भी फर्दर उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च ही करेंगे। ये मार्बल डीलर जो था, यानी कि मार्बल सेलर तो जो था, इसने पैसा कमाया, इसने अपने बच्चे की अच्छे स्कूल में जाकर के एडमिशन करा दी, तो इसने वो पैसा खर्च कर दिया, तो स्कूल वालों को कमाई हुई। स्कूल वाले वो पैसा खर्च कर देंगे, टीचर को सैलरी दे देंगे, किसी तरह से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर देंगे, वाटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इस तरह की चीज़ें। तो इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है, पैसा रोटेट होने लगता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और यही हमें करना है। तो लोगों को रोज़गार मिलने लग जाता है, देश विकास की ओर बढ़ने लग जाता है, तरक्की करता है, देश में मांग पैदा होती है, ये बड़ी चीज़ है। तो अब ये सारा कंसेप्ट यहाँ पर आकर के खड़ा हो रहा है कि अगर एक कंट्री की जीडीपी बढ़िया होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा होगा,
तो नेचुरली वो कंट्री की इकॉनमी प्रोग्रेसिव है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़िया है, वो कंट्री विकास की ओर बढ़ रही है। और यदि ऐसा हो रहा है तो फिर उस बढ़ते हुए विकास से उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से हर कोई लाभ कमाना चाहेगा, क्योंकि फिर एक ऐसे देश में जितने भी उद्योग धंधे लग रहे हैं, यानी कि ये जो मार्बल सेलर है, इसका मार्बल यदि बढ़िया बिक रहा है और इसे अपने बिल्डिंग को और बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो ये यदि किसी से पैसा मांगेगा तो वो पर्सन इसे पैसा दे देगा, इसे क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि उस पर्सन को ये क्लियरली दिख रहा है कि इसका काम धंधा अच्छा चल रहा है, ये मेरे प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करेगा और उल्टा मैं इसे ब्याज भी कमाऊंगा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। या फिर अगर ये किसी फ्रेंड के सामने ऑफ़र करेगा तो ये जब क्रेडिट मिला तो मतलब इसने पैसा डेट के माध्यम से जुटाया। और या फिर ये किसी अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करेगा, शाम को पार्टी वार्टी कर रहा है, उसके साथ डिस्कस करेगा कि मैं काम बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो वो ये कहेगा कि चल कुछ हिस्सेदारी मेरी डाल ले, तू काम बढ़ा ले, क्योंकि उसे भी दिखता है कि इसका काम बहुत अच्छा चलता है, तो वो इसमें हिस्सेदारी ले लेगा, यानी कि इक्विटी हो गई, क्योंकि उसे दिखता है कि ये प्रॉफिट कमाता है, तो उसे पता है कि इस प्रॉफिट में मेरा भी हिस्सा होगा। तो डेट और इक्विटी के माध्यम से कर्जे पे पैसा लेना या किसी से हिस्सेदारी पे पैसा ले लेना, दोनों ही चीज़ों में ये पर्सन ईजिली फंड मोबिलाइज कर पाएगा अपने लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, एक इकोसिस्टम है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जिसने डेट पे भी दिया या जिसने इक्विटी भी दी, उसको ये दिख रहा है कि मैं अच्छी यील्ड अर्न कर लूँगा, पैसा यहाँ से कमा लूँगा, इसकी वजह से वो पैसा लगा रहे हैं। तो जब जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा रहता है तो निवेशकों के भीतर यह सोच रहती है कि हम यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स यील्ड कर सकते हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स बड़े स्तर पर होते हैं। और यहाँ पर जो मुख्य एस्पेक्ट है भारत सरकार का एकदम से रिवर्ट बैक करना अरविंद सुब्रमण्यन के इस पेपर के अगेंस्ट, वो ये भी था कि भारत सरकार ऐसा मानती है और इकोनॉमिक सर्वे ऐसा कहता है और हर कोई ये मानता है कि जीडीपी फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये इन्वेस्टमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आप देखते होंगे बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपकी कंट्री की जीडीपी फिगर्स के एस्टीमेट लगाती रहती है। कभी आपने सुना होगा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जीडीपी फिगर इतनी बताई कि इतनी रहने वाली है, आपने वर्ल्ड बैंक के विषय में भी सुना होगा इतनी रहने वाली है। और फिर आपने देखा होगा कई तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे मैंने मूडीज़ का जिक्र किया, वो भी बताते रहते हैं कि इस क्वार्टर की या फिर इस ईयर की जीडीपी भारत की ये रहने वाली है। ये सारी चीज़ों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को एक संदेश मिलता रहता है कि देश अर्थव्यवस्था के पैमाने पर कैसा कर रहा है। जीडीपी फिगर से पता लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल क्या है इस कंट्री में और क्या प्रोग्रेस है, फ्यूचर को लेकर के क्या होप इस चीज़ में रहती है। और इन्वेस्टमेंट बहुत सी चीज़ों को लेकर के आती है, तो हमें समझना ही होगा। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट क्या लेकर के आती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड को ड्राइव करती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड को ड्राइव करती है, डिमांड से फिर इन्वेस्टमेंट आगे और ड्राइव होगी, लेकिन ये बात आप मान करके चलिए इन्वेस्टमेंट डिमांड को ड्राइव करती है। देखिए इकोनॉमी जो है ना, मतलब मज़ा है, मज़ा बहुत। इकोनॉमी मज़ा इसलिए है यदि इकोनॉमी की जड़ों में आप हो। और थोड़े से दिन लगते हैं यार, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, एक बार हत्थे चढ़ जाए अगर आपके तो फिर इकोनॉमी बहुत अच्छी घोड़ी है, इसको एक बार नकेल डल जाए तो बहुत अच्छा है। आप कहेंगे घोड़ी को काम मुझे पसंद है, मुझे घोड़ियाँ अच्छी लगती है, घोड़ा भी कह लीजिए आप, कोई बात नहीं। तो इन्वेस्टमेंट और डिमांड ड्राइव जो है ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। कैसे जुड़े हुए हैं इसको समझाते हैं आपको। देखिए आपको पता है चाइना अब क्या कर रहा है। देखिए पैंडेमिक से रिकवर होने के लिए देखो ये इंडो चाइना सीन एक क्रिएट हो रखा है। ये देखिए जब भी देश की सरकारें अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर अपने देश की जनता को डिलीवर करने में फेल हो जाती हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये बहुत पुराने ही पैतरे हैं कि फिर देश की जनता का ध्यान पूर्ण रूप से भटकाया जाता है, उन्हें राष्ट्रवाद की ओर लेकर के आया जाता है और बहुत सी चीज़ें होती, क्योंकि सेना तो इतनी बड़ी है ही, उसको हमें सैलरीज देनी है, हमारे पास इक्विपमेंट है, सब कुछ है। फिर ऑलवेज़ आप देखेंगे ऐसे मौक़ों पे बॉर्डर एस्केलेशंस होती है। जब भी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छे चल रहे हों, इकोनॉमीज़ बहुत हैपनिंग हो, उस समय में आप अक्सर नोटिस करिएगा इस तरह के बॉर्डर एस्केलेशंस रिड्यूस हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं, स्कर्मिशेस ख़त्म हो जाते हैं, झड़पें। लेकिन ऐसे मौक़ों पर बढ़ती हैं। जहाँ चाइना एक तरफ इस पेंडेमिक के लिए उसे एक्यूज़ किया गया था, वो ध्यान हटाना चाहता है विश्व स्तर का, वहीं दूसरे स्तर पर ये बहुत ही शैलो लेवल की एक थ्योरी है कि ध्यान हटाना चाहता है, दूसरे स्तर पर वो काम भी कर रहा है। वो अपने देश का विकास करने की उसी पुराने पैतरे पर गया जिस पर वो हमेशा जाता है। वो ये है कि अब चाइनीज़ गवर्नमेंट बड़े लेवल पर इन्वेस्ट करेगी जिससे डिमांड बूस्ट हो, और इसका जिम्मा हमेशा वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स लेती हैं। और इस बार भी
वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स ने जिम्मा लिया, वो इन्वेस्ट करेंगे। अब इसे मान लीजिए कि भारत भी ऐसा कर सकता है, विश्व स्तर पर अदर कंट्रीज़ भी ऐसा कर सकती हैं, इन्वेस्ट करेंगे। तो जब भी कंट्री में डिमांड की कमी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होती है, तब सरकार इन्वेस्ट करती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सरकार जब इस फिस्कल पॉलिसी मेजर के तौर पर, मॉनेटरी पॉलिसी तो आपको पता है उसका सारा देख रेख आरबीआई के पास होता है, लेकिन एक सिस्टम है कि फिस्कल पॉलिसी का कंसेप्ट भी होता है जिसके तहत सरकारें बोरो करती हैं, बोरो करके सरकार इन्वेस्ट करती हैं। और उस इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ ये रहता है कि एक बार इकोनॉमी का पहिया चल पड़े, उसके बाद फिर तो चल ही पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर सरकार इन्वेस्ट कर दी, सरकार एक रोड बना रही, सरकार ने निवेश कर दिया, सरकार ने पैसा बोरो किया, मनी बोरो की, और वो बोरोड मनी को सरकार ने रोड इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। अब सरकार जब रोड बना रही है, उसके लिए सरकार को कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? सीमेंट की ज़रूरत है, कंक्रीट चाहिए सरकार को, साइड में बॉर्डर बनाना है उसके लिए ब्रिक्स चाहिए सरकार को, बिटुमिनस चाहिए सरकार को, टार चाहिए, बहुत सारे मटेरियल, फिर लेबर चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। सरकार ने एक सड़क क्या बनाई, सरकार को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो सरकार ने जिससे सीमेंट खरीदा उस सीमेंट वाले को कमाई होगी, जिससे टार खरीदा उसे कमाई होगी, जिससे बिटुमिनस खरीदा उसे कमाई होने लग जाएगी, जिससे कंक्रीट ली उसे कमाई हो जाएगी। तो सरकार का ये निवेश इन सब की जेब में जाएगा, फिर इंजीनियर्स की जेब में जाएगा, वर्कर की जेब में एज अ वेजेस जाएगा, इंजीनियर की जेब में एज अ सैलरी जाएगा, तो सैलरी जाएगी, वेजेस जाएंगे। अब इन सबको जो कमाइयाँ हुई हैं, ये सब उस पैसे से फर्दर डिमांड बूस्ट करेंगे। तो डिमांड बूस्ट करेंगे, ये भी डिमांड बूस्ट करेगा कई चीज़ों की। तो सरकार ने इन्वेस्टमेंट करके डिमांड क्रिएट की, किस चीज़ की, कि मुझे सीमेंट चाहिए, मुझे टार चाहिए, मुझे बिटुमिनस चाहिए, मुझे कंक्रीट चाहिए, मुझे इंजीनियर्स चाहिए, मुझे वर्कर्स चाहिए। तो सरकार ने एक लेवल पे डिमांड क्रिएट की इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, और उस डिमांड के बदले में जब सरकार ने पे किया, तो जब लोगों के हाथ में पैसा आया तो उन्होंने भी फर्दर डिमांड क्रिएट की, और जिन जिन चीज़ों की वो डिमांड क्रिएट करेंगे उन चीज़ों में फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो उन लोगों को पैसा प्राप्त जब होगा प्रोडक्ट डिलीवर करने के बदले, वो भी फर्दर डिमांड क्रिएट करेंगे। तो एक तरह का डिमांड का साइकिल चल पड़ता है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है इकोनॉमी में। इस तरह से इन्वेस्टमेंट डिमांड को ड्राइव करती है, इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है, इन्वेस्टमेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन करती है, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बूस्ट करती है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपग्रेड करती है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट से जुड़ी होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो आधार है अर्थव्यवस्था का। पूंजी का निर्माण इन्वेस्टमेंट के माध्यम से होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी एस्पेक्ट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट फिगर सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी रहती हैं। आप इन चीज़ का ख्याल रखिए, तथ्यों के आधार पर बात करिए। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट मान लीजिए कि 7% के अराउंड चल रही है, 7% के अराउंड चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 7% के अराउंड ही कंसिस्टेंट रहने वाली है। तो इंडियन कंपनियां जो शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं जितनी भी, तो कोई भी इन्वेस्टर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एफआईआई है, और फिर जो भारत में आकर के सीधा निवेश करके काम करना चाहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआईज, तो वो ये देखेंगे कि इंडिया में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ब्राइट है, यहाँ पर अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट चल रही है, तो यहाँ पर जाकर के हमें निवेश करना चाहिए। अब मुद्दा ये आ जाता है कि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जब वो कंट्री की इकॉनमी बेटर परफॉर्म करती दिखाई जा रही है, तो वो लिस्टेड कंपनीज़ ही हैं मेन, ऐसा माना जाता है उनकी, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इसलिए कंपनी की जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपनीज़ में शेयर बाज़ार में इनके शेयर खरीदे जाएंगे, और जब इनके शेयर खरीदे जाएंगे इक्विटी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। जब इन्हें पैसा मिलेगा, ये इनोवेशन की तरफ जाएंगे, बेटर रिसोर्स मोबिलाइज करेंगे, अपनी प्रोडक्शन साइकिल को इन्हांस कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा कंट्री में, मान लीजिए कि मैकडोनल्ड्स को ऐसा दिखता है, केएफसी को ऐसा दिखता है कि भारत में लोगों के पास पैसा है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर बढ़िया है, इसमें लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है और बेटर होने भी वाले हैं आगे, तो फिर वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है लोग फिर इस तरह की चीज़ें सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर एक मैकडोनल्ड्स यहाँ पर बनेगा, वो एक बिल्डिंग बनाएगा, पहले तो लैंड परचेज़ करेगा, वहाँ पर भारत को कामयाब, भारत की लोगों को इनकम होगी, वेल्थ क्रिएशन होगा। फिर दूसरी बात, वो उसके लिए मटेरियल जुटाएगा, उसे बनाएगा, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत, फिर उस चेन को चलाने के लिए उसे स्टाफ चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट, फिर यहीं के फार्मर से उसे कई तरह के सामान सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑल इन ऑल एक रोज़गार का सृजन होता है जब निवेश होता है, और निवेश सीधा सीधा जुड़ा है जीडीपी ग्रोथ रेट से। तो ये एक एस्पेक्ट था, अगर आप इसे ना समझते तो फिर इस चैप्टर का महत्व उस लेवल पर समझ नहीं आता। लेकिन अब मुद्दा ये है कि जहाँ जीडीपी से इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है,
वहीं इसको दूसरी तरफ सुनिए, समझिए कि इन्वेस्टमेंट भी तो जीडीपी से ही जुड़ा हुआ है। जहाँ जीडीपी से इन्वेस्टमेंट जुड़ा, वहीं इन्वेस्टमेंट जीडीपी से जुड़ा है। मतलब अब आपकी इकोनॉमी सही मायने में परफॉर्म कर रही है 5% के अराउंड, लेकिन आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं 7.5%, तो 2.5% तो बहुत लाखों करोड़ों में बात चली जाती है। ऐसे में आपने 5% असलियत थी, लेकिन 7.5% का झुंझुना दिखा करके बच्चा बुला लिया, निवेशक यानी कि इन्वेस्टर बुला लिया। अब उसने आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया। आप सही मायने में उसे यील्ड एक्सपेक्टेड है 7.5% की जीडीपी के मुताबिक, लेकिन जो यील्ड उसे रिसीव हो रही है वो सही मायने में 4.5% के अराउंड की हो रही है। तो फिर वो ये धीरे धीरे एक ऐसा सेंटीमेंट डेवलप होगा इस कंट्री को लेकर के कि ये जो कंट्री है, जैसा कि चाइना को लेकर के ये सेंटीमेंट रहता है कि चाइना की, आयरलैंड की गवर्नमेंट अपनी जीडीपी फिगर्स को फॉर्ज करती हैं। इन्वेस्टर के बीच में ये अप्रोच हमेशा रहती है कि वो अपनी जीडीपी फिगर्स को फॉर्ज करते हैं। ऐसे में इंडिया को लेकर के भी अगर ये सेंटीमेंट डेवलप हो गया कि इंडिया अपनी जीडीपी फिगर्स को फॉर्ज करता है, तो इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट इंडिया के स्टैट यानी कि स्टैटिस्टिक्स पर रिलाय नहीं करेगा, डाटा पे रिलाय नहीं करेगा, और ऐसे में भारत की साख गिरेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार की भी साख इसी के साथ गिरेगी और निवेशक भारत के उन बेहतर आंकड़ों के प्रति आकर्षित नहीं होगा। और ऐसे में फिर यदि सही मायने में भी आंकड़े बेहतर है तो वो सस्पिशियस हो जाएंगे। तो जो एक बार आपका स्टैट सस्पिशियस हो जाता है, डाटा सस्पिशियस हो जाता है, ये बहुत दूरगामी परिणाम लेकर के आता है आपकी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और देश चले, अर्थव्यवस्था चले, इसके लिए अनिवार्य है निवेश, और निवेश सीधे जुड़ा हुआ है करेक्ट डाटा इन्फॉर्मेशन से। फिर इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, सरकार कैसा परफॉर्म कर रही है। सरकार को इवेल्युएट करने का, आप वोट डालने जाते हैं और 5 साल के बाद आपको वोट डालना है, अपने मत का इस्तेमाल करना है। मत का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं, अपनी विजडम का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आप वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन हैं। लेकिन यदि आपको गलत आंकड़े दिखा दिए जाएँ, आप ग्रो कर रहे हैं 5% पर या 4.5% पर दिखाया जा रहा है 7-7.5%, ऐसे में आप इन्हीं आंकड़ों को देख करके अगर सरकार उसी पार्टी को, जिस पार्टी की उस समय में सरकार है, उसको फिर दोबारा जिताने की तरफ जाएंगे, तो फिर अल्टीमेटली ये एक वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस नहीं है एक वोटर के सामने। तो इस इलेक्शन को भी फेयर इलेक्शन नहीं कहा जाएगा। और इलेक्शन बेसिस है लोकतंत्र का, बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है लोकतंत्र, लेकिन इलेक्शन बेसिस है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र की जड़ें यहाँ पर हिल सकती हैं, भविष्य उखड़ सकते हैं, यह बड़ी चीज़ है। इसलिए ये जीडीपी का डाटा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसका एक और इम्पैक्ट मान लीजिए जिसको नेगेटिव, सही में 7% है लेकिन जानबूझ करके 5.5% दिखाने में कोई तुला हुआ है, जैसे मान लीजिए अरविंद सुब्रमण्यन किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड हों कि आप ऐसे इंडिया का नाम मलाइन करें, तो सरकार का यहाँ पर प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना इसलिए भी बनता था कि ये भी फिर एक वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस नहीं है कि इंकम्बेंट गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, जीडीपी 7% पे चल रही है, लेकिन आप उसकी सरकार गिरा देना चाहते हैं। इसके लिए आप इंटरनेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स के बहकावे में आ करके फंड पैसा खा करके ऐसे ऐसे पेपर पब्लिश कर रहे हैं भारत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। तो देखिए, जब भी सरकारें डिस्टेबलाइज होती हैं वो यही कहती हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो हम अक्सर गवर्नमेंट और स्टेट को, गवर्नमेंट और नेशन को एक बना देते हैं, राज्य और राष्ट्र एक कर देते हैं। देखिए, राज्य और राष्ट्र में अंतर होता है, इस बात का ध्यान रखिए। आप राष्ट्र विरोधी कभी नहीं हो सकते। हाँ, सरकार है, राज्य विरोधी हो सकते हैं, नहीं सही लग रही हैं आपको उनकी नीतियाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि होता है, इस बात का ख्याल रखें। नेशन इज़ द सुप्रीम थिंग। तो कुल मिलाकर के बहुत महत्वपूर्ण है जीडीपी का डाटा, जीडीपी का आंकड़ा, इसलिए इस पर इतनी चर्चा है। आप मुझे पूछेंगे सर अरविंद सुब्रमण्यम को दर्द क्यों हुआ यकायक ही जून 2019 में? 4 साल तो काम करते रहे, 2018 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने रहे, अच्छी खासी तनख्वाह भी ली होगी, फिर अचानक से क्या चीज़ सुलग गई जो दर्द हो गया? देखिए, मुद्दा ये है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, अरविंद सुब्रमण्यम तो बहुत पढ़े हैं, ये सुलगते ही रहते हैं। अक्सर सुलगते ऐसा रहते हैं कि आप पढ़े लिखे होते हैं, आप चीज़ों को रिलेट करना जानते हैं, आपको कॉज इफेक्ट अच्छे से समझ आता है, आपके सामने आप वो देख सकते हैं जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। आपके सामने डाटा है, आपके सामने आंकड़े हैं, फिर एक से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठे रहते हैं, कभी हार्वर्ड में, कभी ऑक्सफोर्ड में। देखें, आप अक्सर वहीं बैठे रहते हैं, जब तक इन्हें कोई आरबीआई का गवर्नर या चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जैसा कुछ मत ना बनाओ तो आते भी नहीं है इंडिया। इन्हीं पोस्टों की वजह से आ जाते हैं, अदरवाइज़ तो फिर वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ाते हैं। लेकिन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में कराना चाहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत गरीबी में हैं, ये वहाँ से पब्लिश करते हैं।
मुझे कभी ये चीज़ समझ में नहीं आई। चलिए, अब मुद्दा ये आ जाता है कि अब ये पढ़े लिखे होते हैं, ये कई तरह के रिसर्चेस वहाँ पे चलती रहती हैं, उसमें से कोई आके कहता है कि सर देखिए एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया है, आपने नहीं नोटिस किया? बताओ यार क्या ट्रेंड क्या है? तो कहा सर ऐसा है कि मैंने ये देखा है कि 2001 से 2011 के बीच में जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती हुई दिखाई गई अगर, तो उसके साथ साथ देखिए सर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ा, उसके साथ साथ सर एक्सपोर्ट भी बढ़ा, इम्पोर्ट भी बढ़ा, उसके साथ साथ सर क्रेडिट भी बढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। लेकिन सर मैं एक उल्टी चीज़ देख रहा हूँ कि 2011 के बाद जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट घट रहा है, इम्पोर्ट घट रहा है, इन्वेस्टमेंट घट रहा है, क्रेडिट घट रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन घट रहा है सर। अब मैंने ये पैराडॉक्स देखा, आपने देखा? अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा है अच्छा मुझे दिखाओ दिखाओ देखो क्या है, तो देखा, सारा समझा, कहते ओके इसको मैं जीडीपी फिगर के साथ जोड़ करके समझाता हूँ अब, और पब्लिश कर दो इसको। तो इस तरह से उन्होंने बहुत से तरीके अपनाए, उन्होंने बताने की कोशिश की कि देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट एस्पेक्ट जो होता है ये कई सारे कंसेप्ट के साथ जुड़ा होता है। ये बात सही है, उन्होंने माना कि ये बहुत कम्प्लेक्स मेथड है, जीडीपी कैलकुलेशन करना कोई ईजी टास्क नहीं है, डाटा सोर्सेज बहुत ही मल्टीपल होते हैं और बहुत ही डाइवर्स होते हैं। फिर इंडिया जैसी इकॉनमी जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, जबकि जीडीपी कैलकुलेशन मैक्सिमम फॉर्मल सेक्टर के डाटा पर ही टिका रहता है, ऐसे में वो ये मानते हैं कि ये बात सही है कि ये कम्प्लेक्स एस्पेक्ट है, लेकिन उनका मानना है कि जब भी जीडीपी की बात हम करते हैं तो फिर हम अल्टरनेट मेथड्स यूज़ करते हैं जिसमें हम कई तरह के को रिलेशंस का इस्तेमाल करते हैं और को रिलेशंस को हम कई अदर इंडिकेटर्स के साथ जोड़ करके देखते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि हम आपको समझाते हैं कि इसके को रिलेशंस कैसे वर्क करते हैं अदर एस्पेक्ट्स के साथ।